जैसे ही पेपर पर साइन होते हैं उसके अगले ही दिन भारतीय सेना श्रीनगर में पहुंचकर पाकिस्तान द्वारा कब्जाए कश्मीर के बारामूला और मऊटा को आज़ाद करा लेती है। लेकिन जब भारत सरकार कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठाती है तो इसका भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और कश्मीर का 30% हिस्सा पाकिस्तान कब्जा लेता है, जिसे पीओके भी कहा जाता है। उस वक्त कश्मीर के हालात इतने खराब हो चुके थे कि जेएलएफ के लोग मिलकर यूनियन मिनिस्टर की बेटी को अगवा कर लेते हैं। हर बार की तरह इस कहानी की भी शुरुआत साल 1947 से होती है, जब पूरा संपूर्ण भारत आजाद होने के लिए दो टुकड़ों में बंट रहा था। ऐसे में कश्मीर के राजा हरि सिंह के पास भी दो विकल्प थे। पहला ये क्या तो वो भारत में शामिल हो जाए, या फिर दूसरा ये कि वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए। लेकिन राजा हरि सिंह की मंशा तो कुछ और ही थी। वो ना तो भारत में शामिल होना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में, बल्कि वो कश्मीर को एक अलग देश बनाना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त कश्मीर की 90% आबादी मुस्लिम थी, लेकिन वो खुद एक हिंदू राजा थे। ऐसे में उनका किसी भी देश में शामिल होना बड़ा ही मुश्किल काम था। लेकिन फिर तारीख आती है 15 अगस्त 1947, जब भारत और पाकिस्तान पूरी तरह आजाद हो चुके थे। लेकिन कश्मीर अभी तक ना तो भारत में शामिल हुआ था और ना ही पाकिस्तान में, बल्कि उन्होंने दोनों देशों के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करने का फैसला किया, जिसके तहत वो किसी भी देश में शामिल तो नहीं होंगे, लेकिन कश्मीर का बॉर्डर दोनों देशों के लिए खुला रहेगा। अब पाकिस्तान तो इस एग्रीमेंट को साइन कर लेता है ताकि इस बहाने वो राजा हरि सिंह के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाकर उन्हें अपनी तरफ कर सके। अब पाकिस्तान के गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना टाइम टू टाइम राजा हरि सिंह को चिट्ठी लिखते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। लेकिन जब इन सबसे भी बात नहीं बनती तो पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को उकसाना शुरू करता है और फाइनली सितंबर 1947 में पाकिस्तान के कवाली आदिवासियों को भेजकर कश्मीर पर हमला कर देता है। कश्मीर में बिगड़ते हालात को देखकर इसके ठीक 5 दिन बाद राजा हरि सिंह जस्टिन मेहरचंद महाजन को दिल्ली भेजते हैं, भारत से मदद मांगते हैं और कश्मीर को भारत में शामिल करने का फैसला करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी और पंडित नेहरू भी ऐसा ही चाहते थे कि कश्मीर भारत में शामिल हो जाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि फौज की कमान अभी भी अंग्रेजों के हाथ में थी और उन्होंने ये कहकर कश्मीर में सेना भेजने से मना कर दिया कि कश्मीर अभी तक भारत का हिस्सा नहीं बना है। तो वहीं दिन पर दिन कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, जिसके चलते राजा हरि सिंह रातों रात इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर साइन करते हैं और ऐसे कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाता है। अब इसके ठीक अगले ही दिन यानी 27 अक्टूबर को श्रीनगर की धरती पर भारत का पहला सैनिक विमान उतरता है और 2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान द्वारा कब्जाए कश्मीर के बारामूला और मऊटा को आजाद करा लेता है। फिर 1 जनवरी 1948 को भारत सरकार ब्रिटिश गवर्नर माउंटबेटन की सलाह पर कश्मीर के मुद्दे को पहली बार यूएन में उठाता है, जिसे आज भी इतिहास की सबसे बड़ी गलती माना जाता है और इसका भुगतान कश्मीर के लोग आज तक चुका रहे हैं। तो हुआ क्या कि पाकिस्तान कश्मीर के नॉर्थ पार्ट पर अब तक अपना कब्जा कर चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ ये मुद्दा यूएन में भी चल रहा था, जहां दोनों देश अपनी अपनी बात रखते हुए कश्मीर पर अपना दावा कर रहे थे। हालांकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के अकॉर्डिंग पूरा कश्मीर हमारा है, लेकिन यूएन ने दोनों देशों के बीच वॉर रुकवाने के लिए सीज फायर कराते हुए दोनों देशों की सेनाओं को वहीं रुकने का ऑर्डर दिया जहां वो मौजूद थे और एक सीज फायर लाइन खींच दी, जिसे LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। इसके बाद से जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में था, भारत ने उसे पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का नाम दिया और टाइम टू टाइम इसे वापस लेने की डिमांड करी। इनफैक्ट भारत आज भी पीओके पर अपना ही दावा करता है और लीगली देखा जाए तो ये भारत का ही हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान सीज फायर तोड़ते हुए साल 1965 में दोबारा जंग शुरू कर देता है, जिसमें उसे भारत द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और इसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ता है और इस वॉर का एंड ताशकंद एग्रीमेंट से होता है। हालांकि ताशकंद एग्रीमेंट की भी एक अलग कहानी है, जिसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान अब इस वॉर के बाद ये तो समझ ही चुका था कि भारत से अब फेस टू फेस वॉर करने में वो कभी नहीं जीत सकता, जिसके चलते उसने दूसरा पैतरा आजमाते हुए कश्मीर में आतंकवाद शुरू कर दिया। इसके लिए पाकिस्तान ने पहले तो कश्मीर के लोगों का ब्रेन वॉश करते हुए उन्हें भारत के खिलाफ उकसाना शुरू किया और कई सारे अलग अलग सेपरेटिस्ट ग्रुप का सपोर्ट किया,
जो ना तो भारत के पक्ष में थे और ना ही पाकिस्तान के, बल्कि वो कश्मीर को एक आज़ाद देश बनाना चाहते थे। और साल 1977 में ये सेपरेटिस्ट ग्रुप मिलकर अपनी अलग ही JKLF यानी जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम से एक पॉलिटिकल एंड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जो साल 1978 में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और पुलिस स्टेशन को टारगेट करते हुए श्रीनगर में 2 बड़े बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, जिसे पाकिस्तान की मदद से प्लान किया गया था। JKLF यही नहीं रुकता, बल्कि इसके ठीक अगले ही साल यानी साल 1989 में वो यूनियन मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को अगवा कर लेते हैं और उसके बदले में अपने साथियों को जेल से रिहा करने की डिमांड करते हैं। ऐसे में भारत सरकार को मजबूरी में आकर इनकी बात माननी पड़ती है और इनके साथियों को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जिसके कुछ टाइम बाद वो यूनियन मिनिस्टर की बेटी को भी रिहा कर देते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते कि उस वक्त कश्मीर के हालात कैसे होते होंगे कि वहां यूनियन मिनिस्टर तक की बेटी सेफ नहीं थी। और ये तो अभी कुछ भी नहीं, इसके आगे की कहानी तो आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि फिर साल आता है 1990 का, जो कश्मीर के इतिहास का अब तक का सबसे भयानक साल रहा है। दरअसल 1 जनवरी 1990 को कश्मीर के अलग अलग इलाकों से, जैसे कि श्रीनगर, अनंतनाग और बारामुल्ला से आज़ादी आज़ादी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगते हैं। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। और फिर 4 जनवरी को JKLF के लोग मिलकर कश्मीर के अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाते हैं और मस्जिदों के लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करते हुए कश्मीरी पंडितों को लीव, कन्वर्ट और डाई की धमकी देते हैं। इसके बाद 19 जनवरी को श्रीनगर के गांव काडल ब्रिज पर एक मैसिव रैली निकाली जाती है, जिसमें पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के नारे लगाते हुए कई सारी भारत विरोधी बातें की जाती हैं। और देखते ही देखते वहां हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां ओपन फायर करनी पड़ती है, जिसमें 50 लोगों की मौत हो जाती है, जिसके चलते उन लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है कि इसके ठीक अगले ही दिन कि वो कई सारे हिंदू मंदिरों पर हमला करते हुए उन्हें बुरी तरह तबाह कर देते हैं और वहां रह रहे सभी कश्मीरी पंडितों के घर के बाहर एक लाल निशान बना देते हैं ताकि वो उन्हें अपना अगला टारगेट बना सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त कश्मीर के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि वहां रह रहे कश्मीरी पंडितों को रातों रात अपनी जान बचाकर भागकर आना पड़ा। अब इन सब के पीछे भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। इनफैक्ट जब कश्मीर में ये सब हो रहा था तो उस वक्त के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने अपनी स्पीच में इन लोगों को सपोर्ट करते हुए इसे कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल बताया था। अभी करंट सिचुएशन की बात की जाए तो पाकिस्तान ने जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम हमला किया, जिसमें लोगों से उनका धर्म पूछकर मारा गया, वो पूरी तरह से हिंदुओं का जीनोसाइड था। लेकिन इसके बाद जब भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों को मारा, तो पाकिस्तान ने उन्हें शहीद का दर्जा देते हुए उन्हें कंपनसेशन देने तक का फैसला किया, जो कि साफ साफ दिखाता है कि पाकिस्तान को इन आतंकवादियों से कितना ज्यादा लगाव है। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि टर्की, चाइना और अमेरिका समेत IMF की भी पोल खोलकर रख दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया को यह समझ आ गया कि IMF ना केवल जरूरतमंद कंट्रियों को पैसा देता है बल्कि वो आतंकवादियों को भी फंडिंग करता है, क्योंकि जो पाकिस्तान 1947 में धर्म के नाम पर एक अलग देश बना था, आज वही देश आतंकवादी मुल्क बन चुका है जो ओपनली टेररिज्म को सपोर्ट करता है। अब ऐसे में हमारे देश में पहलगाम हमले के बाद इस आतंकवादी मुल्क का विरोध करने के लिए फुटपाथ पर इनके झंडे लगाए जाते हैं, तो कुछ लोगों को इन पर भी एतराज होता है और इन लोगों को अपने देश से ज्यादा आतंकवादी मुल्क की चिंता होती है। क्या आपको नहीं लगता कि भारत सरकार को ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और इसके लिए कोई नया कानून बनाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।